Good morning to all of you, dear students. BSc Part फिफ्थ पार्ट थ्री सेमेस्टर फिफ्थ का टॉपिक लेकर आप सभी के समक्ष मैं कमलेश ठक्कर, असिस्टेंट प्रोफेसर गवर्नमेंट बिलासा गर्ल्स पीजी कॉलेज। जो क्लासेस हमारी हुई थी उस क्लासेस के बारे में हम रिकॉर्डिंग एक है ये जो ऑनलाइन क्लासेस हुई थी, जिसको हम देख सकते हैं। यूनिट 2 का जो टॉपिक था ओरिजिन ऑफ क्वांटम, उसका थर्ड टॉपिक वेव पार्टिकल डुअलिटी एंड कॉम्प्लीमेंट्री प्रिंसिपल ऑफ बोर। सो हम ये देखेंगे डियर स्टूडेंट्स। तो चलिए देखते हैं इसे। सबसे पहले हम सिलेबस पर थोड़ी सी चर्चा कर लें। जो बीएससी सेमेस्टर फिफ्थ का सिलेबस है गवर्नमेंट बिलासा गर्ल्स पीजी कॉलेज का, उसमें रिलेटिविटी, क्वांटम मैकेनिक्स, एटॉमिक मॉलिक्यूलर एंड न्यूक्लियर फिजिक्स है, जिसमें क्वांटम मैकेनिक्स के 2 यूनिट हैं और रिलेटिविटी का 1 यूनिट, एटॉमिक एंड मॉलिक्यूलर का 1 यूनिट और न्यूक्लियर फिजिक्स का 1 यूनिट। सबसे पहले यूनिट फर्स्ट जो है वो आपके जो गोस्वामी सर लेंगे, वो यूनिट जो है रेफरेंस सिस्टम, जो कि रिलेटिविटी से रिलेटेड है। सेकेंड यूनिट जो हम अभी देख रहे हैं और कुछ वीडियोस भी मैंने इसके आपको शेयर किए थे, ओरिजिन ऑफ द क्वांटम थ्योरी, जिसमें फेलियर ऑफ क्लासिकल फिजिक्स टू एक्सप्लेन द फिनोमिना सच एज ब्लैक बॉडी रेडिएशन एंड फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, ये सब हमने पढ़ा था। इसको हम कंटिन्यू रखेंगे। थर्ड यूनिट जो है वो है थर्ड यूनिट जो है वो है क्वांटम मैकेनिक्स से रिलेटेड। क्वांटम मैकेनिक्स में जो श्रोडिंगर के इक्वेशंस है उस पर डीप नॉलेज हम लेंगे। फोर्थ यूनिट एटॉमिक एंड मॉलिक्यूलर फिजिक्स है। और फिफ्थ यूनिट जो है वो है न्यूक्लियर फिजिक्स, जिस पर हम आगे फिर चर्चा करेंगे। तो लेट स्टार्ट। First of all, previous study. Students, you remember about the origin of the quantum theory and black body radiation. In last my video, in few days, I shared this video in the WhatsApp group. This is the link of that video. YouTube लिंक मैंने जो शेयर की थी उसी के बारे में है ये। इससे पहले और भी मैंने शेयर की थी, दैट द फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, एंड द लिंक ऑफ दिस वीडियो इज दिस इन YouTube. So now, right now, wave particle duality and complementary principle of Bohr. Today's topic is this. Okay. So first, what is the wave particle duality? Wave particle duality, that means light and electron both are like a wave and particle. Light and wave, electrons. Light also wave particle duality light में भी होती है और साथ ही साथ इलेक्ट्रॉन में भी होती है. That is wave particle duality. कि इलेक्ट्रॉन तो लाइट तो वेव और पार्टिकल दोनों की तरह बिहेव करती है, बट इसके साथ साथ इलेक्ट्रॉन भी जो है वो उसकी तरह बिहेव करते हैं. First, if we see some previous study or some history, then we get Albert Einstein in 1905 tell us about the light. When light is propagate, the light is propagated in the form of the energy packets, and then this packets is called the photon. तो उन्होंने कहा था कि ऊर्जा जो आती है, विकिरण जो आता है वो ऊर्जा के छोटे छोटे पैकेट्स के फॉर्म में आता है, और इसी पैकेट्स को हम क्या कहते हैं, फोटोन कहते हैं. नेक्स्ट, हॉली कॉम्पटन ने ये प्रूव किया था कि जो लाइट होती है वो दोनों, लाइट जो होती है दैट मीन्स रेडिएशन जो होता है वो दोनों की तरह बिहेव करता है, वो वेव की तरह भी बिहेव करता है और पार्टिकल की तरह भी बिहेव करता है, लेकिन उन्होंने ये सिर्फ लाइट के लिए ही प्रूव किया था. Then De Broglie say that according to De Broglie, particle have wavelength and frequency. That means De Broglie first proved that if light have the dual nature, then particle have also the dual nature. So the De Broglie derive a formula for the wavelength and frequency of the particle of the electrons. Next, Davison and German's experiment. Actually, to prove the de Broglie's experiment, 1927, Davison and German, the two physicists, experiment this and get the electron have also the wave, and the frequency and the wavelength of the electron is what, or the wavelength of the electron is similar to the wavelength of the de Broglie wavelength. Okay, तो experimentally जो बताया था वो था Davison और German. Then Niels Bohr tell us about the complementary principle in 1928. Okay. So first of all, to prove the wave particle duality, we have to study about the de Broglie hypothesis. So de Broglie hypothesis, in de Broglie hypothesis, we know, and in previous class also in 1924,
De Broglie proposed that just a light has both wave-like and particle-like properties. Electron also have the wave-like and particle-like properties. By rearranging the momentum equation, state that the lambda is equal to h upon p. This is the wavelength of the particle. That means the de Broglie wavelength, we also called it, where h is the Planck constant and p is momentum and lambda is the wavelength of the particle. Then now proof. First of all, we know about the relation of Einstein relation. That means uh, Einstein formula E is equal to h nu. Where Einstein tell us about in 1905 tell us about the energy of the packets, that is called the photon. E is equal to h nu, when nu is the frequency. And we know also the energy mass equation. About the energy mass equation, this is the energy mass equation, and this is the E equal to h nu. So E is equal, from equation 1 to we may write h nu is equal to m into c square. So h nu is equal to what? M into c square. De Broglie hypothesis. Continue. Now from equation number 1 and 2, what we have? We have h nu is equal to mc square. Now here we get easily determine the value of m. So m is equal to what? M is equal to h nu upon c square. And now momentum p is equal to nu, mass into velocity, but here velocity is the radiation velocity, so m into c. Now substitute this value of m here. Then we get the momentum P is equal to what? P is equal to h nu upon c square and c. Then 1c and 1c have cancelled. We get what? We get P is equal to h nu upon c. Okay, correct. Now P is equal to h nu upon nu lambda, because we know c is equal to what? Nu lambda. The c is equal to nu lambda. So nu and nu have cancelled, and we get h upon lambda, the value of P. Or we can write here the lambda is the wavelength of the particle is equal to p upon h. Okay, next one, h lambda is equal to p upon lambda is equal to h upon p. Okay, h upon p. Now lambda is equal to h upon mv, or p, the value of the momentum, is equal to v, because v is equal to, if we take v is equal to c, then m is equal to infinite. V is very large, so here for particle we take here the c is equal to v. In the place of c we write here v. Then what? Then we have the formula for the wavelength of the particle is equal to lambda is equal to h upon mv. Now we know the kinetic energy is equal to what? Half mv square. And if we take mv square, then 2k. After transfer taking both side mm, we get m square v square is equal to 2km. Now mv is equal to what? If we remove the square, then we get the square root in right hand side. Then substitute this value mv is equal to root of square root of 2km in this equation. Then lambda is equal to h upon mv, where mv is equal to square root of 2km. Now if we take for the electron, k is equal to kinetic energy equal to potential energy, because we know the kinetic energy is equal to q into v. So v is equal to potential difference. Q is the charge on the particle. But here suppose we take the particle is electron, then charge in the particle is equal to small e. Substitute this value of k in wavelength equation, we get what? We get lambda is equal to h upon 2 evm. Now what? Now value. We know the value of the h equal to 6.6 10 to minus 34 joule into second. The value of 2, and the charge in the electron is equal to 1.6 into 10 to the power minus 19. Then v, and the mass of the electron equal to 9.1 into 10 to the power minus 31. Okay. After solving, we have our the value of the lambda is equal to 1.150 v upon v square root angstrom, or between the 1.65 to the 1.67. डेविसन और जर्मन ने जो एक्सपेरिमेंट किया था उसकी वैल्यूज भी सिमिलर आए थे इसकी वैल्यू के। तो ये वैल्यू
एक्चुअल में लेमडा फाइंड आउट हुआ, दैट मीन्स व्हाट, दैट मीन्स दिस hypothesis proof that the electron have wavelength, and if they have if electron have wavelength, that means electron have frequency. So it is clear कि यदि लाइट में या रेडिएशन में डुअल नेचर होता है तो जो आपका इलेक्ट्रॉन है, जो पार्टिकल है, वो भी डुअल नेचर को शो करता है। ये यहाँ से डी ब्रोगली की हाइपोथेसिस से ये चीज प्रूफ होती है। Next, complementary principle. In 1928, Niels Bohr proposed a complementary principle. Depending on the experimental arrangement, the behavior of such phenomena as light and electron is sometimes wave-like and sometimes particle-like. Okay, that means wave-particle duality. अगर लाइट की जो प्रॉपर्टी है डुअल नेचर की, वही इलेक्ट्रॉन की भी, दैट मीन्स पार्टिकल की भी है, बट वो वेव की तरह और पार्टिकल की तरह, दोनों की तरह बिहेव करते हैं, पर कभी कभी वेव की तरह करते हैं, कभी कभी वो पार्टिकल की तरह करते हैं। अगर हम देखें इसका स्टेटमेंट क्या है, कॉम्प्लीमेंट्री प्रिंसिपल, देन इट इज इम्पॉसिबल टू ऑब्जर्व बोथ वेव एंड पार्टिकल एस्पेक्ट साइमल्टेनियसली। किसी भी एक फिनोमिना को एक्सप्लेन करने के लिए हम बोथ पार्टिकल और वेव दोनों को एक साथ इस्तेमाल नहीं कर सकते, या एक फिनोमिना को पार्टिकल से अगर हम प्रूफ कर पा रहे हैं तो उसे हम वेव थ्योरी से प्रूफ कर पाना उतना आसान नहीं होता है। यही आपका बोर का प्रिंसिपल बताता है। टुगेदर however they present a fuller description than either of the two taken alone. ओके, अलग अलग यदि हम लेते हैं, जैसे हम इंटरफेरेंस लें एग्जांपल के लिए, कि हमने एग्जांपल के लिए क्या ले लिया, इंटरफेरेंस की बात की। अगर हम इंटरफेरेंस की बात कर रहे हैं, और इंटरफेरेंस में क्या है कि वो वेव थ्योरी से बहुत अच्छे से प्रूफ होता है। जैसे एक एग्जांपल के लिए मैं थोड़ा सा और एक्सप्लेन कर दूं। फॉर इंटरफेरेंस द एग्जैक्ट कंडीशन क्या होती है कि उसके लिए सोर्स दो होने चाहिए। जो इंटरफेरेंस है उसके लिए दो सोर्स होने चाहिए, क्योंकि जब दो वेव्स होंगी और दोनों का सुपरपोजिशन होगा तब तो आपको इंटरफेरेंस का जो पिक्चर है वो स्क्रीन पे दिखेगा। बट अगर हम पार्टिकल नेचर की बात करते हैं तो एक हमारा ये क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगा। तो सोर्स ही आपका एक हो गया। तो देखिए, जब वेव थ्योरी से इसको एक्सप्लेन किया गया तो इंटरफेरेंस हमें मिला, लेकिन जब हम पार्टिकल थ्योरी में जा रहे हैं तो इंटरफेरेंस को प्रूव करना आसान नहीं है। यही बात बताई गई थी कॉम्प्लीमेंट्री प्रिंसिपल में। सो डियर स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम इतना ही देखेंगे। आगे अकॉर्डिंग टू सिलेबस, आप सिलेबस देखिए और उसके अकॉर्डिंग आरपी गोयल बुक को रेफरेंस कीजिए। आगे हम सिलेबस के अकॉर्डिंग। थैंक यू वेरी मच।